नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे केदारनाथ की। बताते चले आपको कि केदारनाथ धाम में भव्य केदार धाम का निर्माण किया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भव्य और दिव्य केदार का निर्माण हो रहा है। 2013 की आपदा के पास बताते चले कि केदार धाम में पुनर्निर्माण का काम अभी भी जारी है। केदारनाथ के तो अनन्य भक्त हैं और हमेशा केदारनाथ के बारे में जितना भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है सब आदमी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद जो काम वहाँ पर केदार घाटी में हुए हैं, बाबा केदार के स्थल पर हुए हैं, उससे अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। और तो वहीं आपको बताते चले कि आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है। आज सुबह से ही मंदिरों में मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े रहकर मां के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। तो मां सिद्धिदात्री की पूजा में भक्त उमड़ रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की अलर्ट है, मौजूदगी है वहां पर। बताते चले आपको कि कतारबद्ध होकर जो भक्त हैं वो मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं मंदिरों में। नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मंदिर में सुबह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि की आज 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर अपने परिवार के साथ कन्या पूजन किया है। साथ ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया है, अष्ट सिद्धियों की दात्री मां सिद्धिदात्री की आराधना के पावन पर्व नवरात्रि के 9वें दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां सिद्धिदात्री से आप सभी के सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पोस्ट किया गया है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और इसी मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। इस मौके पर सीएम धामी ने इस पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, सामाजिक न्याय के पक्षधर, विचारक और आपातकाल के दौर में तत्कालीन सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंकने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आपके द्वारा किए गए कार्य सदैव प्रेरणा स्तंभ रहेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस पर सीएम धामी ने सभी मातृ शक्तियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। पोस्ट किया है, क्या कुछ लिखा है देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में लिखा है, प्रदेश की समस्त मातृ शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, हमारी सरकार बेटियों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बालिका दिवस के मौके पर अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि आइए हम सभी बेटियों को सुरक्षित वातावरण देने एवं शिक्षित बनाने का संकल्प लें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि देश में चारों तरफ पीएम मोदी की लहर है, इसी के चलते हमने
हरियाणा में जीत हासिल की है। आने वाले समय में हम अन्य राज्यों में जीत हासिल करेंगे। जो लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया है, उनके लिए आईना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृहमंत्री अमित शाह जी को, जो राजनीति के चाणक्य हैं जेपी नड्डा जी को, और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि आपने भी काफी प्रचार हरियाणा में किया और जहां जहां आपने प्रचार किया उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। और ये हरियाणा की जीत एक ट्रेलर है। महाराष्ट्र में हम जीतने वाले हैं, झारखंड भी हम जीतने वाले हैं, केदारनाथ का उपचुनाव हम जीतने वाले हैं। और कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना जोश है। क्योंकि परसों बारिश हो रही थी, कुछ कार्यकर्ता वहां आ नहीं पाए थे। आज सुबह कार्यकर्ताओं के फोन आए, साहब हम जश्न मनाना चाहते हैं। तो आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम जीत के जश्न को मना रहे हैं। और एक बार मैं प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। और आपकी भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ेगी। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस पार्टी में हार पर मंथन किया जा रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। खुद हरियाणा की जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी, पर बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस को हार मिली है। हरियाणा की चुनावों में जो अत्यधिक अप्रत्याशित हार हुई, वो पार्टी के लिए भी एक बड़ा सदमा है। केवल चुनौती नहीं है, सदमा भी है। और वो आम लोगों के लिए भी, लोग चाहते थे कांग्रेस जीते, हरियाणा भी चाहता था कांग्रेस जीते। भाजपा समाज का जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करने में सफल हो गई। एक जाति विशेष के डोमिनेंस की बात उठा करके और भाजपा ने शेष हिंदू जातियों को अपने साथ संगठित कर लिया। और ये उनकी आम रणनीति है सब जगह। कहीं मुसलमान भाई हैं तो मुसलमान और हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करवाते हैं, कहीं जातियों के नाम पर ध्रुवीकरण करवाते हैं, और कहीं वो भी बस न चले तो दूसरे आधार ढूंढते हैं ध्रुवीकरण के, क्योंकि वो बिना ध्रुवीकरण के उनकी राजनीति नहीं हो सकती। तो केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी के लिए बेहद खास है। वहीं इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कहा है कि जब तक केदारनाथ को अपना अस्थायी विधायक नहीं मिल जाता है, तब तक वो विधायक के रूप में वहां के लोगों की सेवा करेंगे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि बीजेपी चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहती है। उपचुनाव जो है बहुत ही दुखद परिस्थिति में हम इस चुनाव में जा रहे हैं। हमारी बहुत ही सम्मानित हमारी विधायिका स्वर्गीय शैला रानी रावत जी का निधन हुआ और उसके कारण हमको इस बाई इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मंच से बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही थी कि जब तक केदारनाथ को अपना स्थायी विधायक नहीं मिल जाता, तब तक वो विधायक के रूप में केदारनाथ विधानसभा की सेवा करेंगे। कल 191 करोड़ की उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास उद्घाटन करे, बहुत सारी घोषणाएं करी। जो वहाँ पे जनता के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो मांग पत्र दिया गया था, उसकी उन्होंने घोषणा करी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेके हमेशा सीरियस रहती है, हमेशा तैयारियों में लगी रहती है, हमेशा जनता के बीच में रहने में विश्वास करती है। चाहे वो केदारनाथ में 30 और 31 जुलाई की आई हुई आपदा की बात हो, जिस तरीके से वहाँ के हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने आपदा में राहत कार्यों में मदद करी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके देखरेख में पूरे 12,000 से ज्यादा लोगों को सकुशल निकाला गया केदारनाथ आपदा से। शिक्षा विभाग में 27 सितंबर से लगातार अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें विज्ञान विषय में अभी तक 292 अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड के डीजी शिक्षा झरना
कमठान ने कहा है कि मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की श्रेणियों में नियुक्ति का काम किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की तस्वीरें चरण की काउंसलिंग पूरी होकर अधिकांश स्थानों में नियुक्ति दे दी गई है। जो है अपॉइंटमेंट दो पार्ट्स में है। एक तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति है, जो कि जिसमें काउंसलिंग जो है 3rd लेवल की हो गई है और नियुक्ति भी अधिकांश शिक्षकों को दे दी गई है। और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो है माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में, जो कि गेस्ट टीचर्स हैं मेनली। उसमें जैसा कि दो ह्यूमैनिटीज और साइंस स्ट्रीम दो हैं, तो साइंस स्ट्रीम के जो है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह के जो टीचर्स थे, इनके अपॉइंटमेंट के लिए कार्रवाई हो गई है। अब उसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज वाले पार्ट है उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जो साइंस स्ट्रीम के टीचर्स थे उसमें 292 की लिस्ट जो है जनपदों को भेजी गई थी, जिसमें कि विभिन्न डेट्स पे जो है काउंसलिंग प्रस्तावित की गई है और उसके बाद जो है उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी मिल रही है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। 2 नवंबर को 12 बजे तक ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे। मां भगवती की डोली मुखवा में विराजमान होगी। 3 नवंबर को विराजमान होगी मां गंगा। तो 3 नवंबर को आपको बताते चले कि कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 2 नवंबर को 12:14 पर ये कपाट बंद होंगे। मां भगवती की डोली मुखवा में विराजमान होंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको उत्तरकाशी से। बड़ी जानकारी, गंगोत्री धाम के कपाट अब बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के लिए कपाट को बंद कर दिए जाएंगे। मैया, सबसे पहले आज नवरात्रि के पावन पर्व सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां गंगा सभी के आशीर्वाद बनाए रखे। शीतकालीन के लिए मां भगवती के कपाट 2 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 12:14 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात मां भगवती के दर्शन मुखी मठ ग्राम में किए जाएंगे। मैं सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि मुखवा में आके मां भगवती गंगे के दर्शन करें। जय गंगा मैया। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से सुभाष बडोनी जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या जानकारी मिल रही है? 2 तारीख को कपाट को बंद कर दिए जाएंगे। जी खुशबू, मैं आपको बता दूं, हर साल की भांति इस वर्ष भी जो है मां गंगा के शीतकालीन प्रवास के लिए जो है शीतकाल में गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और जो मां गंगा की उत्सव डोली है वो मुखी मठ यानी कि अपने मायके में ही उसके दर्शन तीर्थ यात्री कर पाएंगे। सुभाष, आखिर शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जा रहे हैं, कब तक खुलेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? देखो 6 महीने तक जो है अब मां गंगा अपने मायके यानी कि शीतकाल जो प्रवास होते हैं मां गंगा का जो उनका मायका है मुखबा यानी कि मुखी मठ पे, वहीं पे उसके दर्शन होंगे और उसके बाद ठीक फिर मई के महीने में फिर 6 महीने के लिए गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शीतकाल के लिए कपाट को बंद किए जा रहे हैं। 2 नवंबर को 12:14 पर कपाट को बंद कर दिए जाएंगे। मां भगवती की डोली मुखवा में विराजमान होगी। 3 नवंबर को विराजमान होंगी मां गंगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में तेजी से हो रहा पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। हर साल देवभूमि से हजारों की संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर निकल रहे हैं, जिसके बाद पहाड़ी राज्यों की बात करें, उनकी कृषि भूमि पर कोई खेती नहीं होती है, जिससे उनकी कृषि भूमि लगातार बंजर होती जा रही है। यही कारण है कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार कृषि भूमि तेजी से घट रही है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए कई बार सरकारों ने बड़े कदम भी उठाए, लेकिन बावजूद इसके पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में तेजी से हो रहे पलायन की वजह से हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 12 सालों में उत्तराखंड से 17 लाख से ज्यादा लोग पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं,
जिसकी वजह से प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, जिसे दोबारा से उपजाऊ बनाने के लिए जगदीश शिला तीर्थाटन समिति ने इसका जिम्मा लिया है। दरअसल ये समिति प्रदेश की उन भूमि पर जाकर खेती करने का काम करेगी जहां से कृषि भूमि के मालिकों ने पलायन कर दिया है और उनकी कृषि भूमि बंजर पड़ी है। एक तरफ जहां लगातार पलायन की वजह से कृषि भूमि बंजर होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी जारी है। दरअसल पूर्व कृषि मंत्री प्रसाद नैथानी ने बीजेपी सरकार और मौजूदा कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रहते हुए प्रदेश में एक सर्वे कराया गया था, जिसके अनुसार प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी, लेकिन तेजी से हो रहे पलायन की वजह से 2,45,000 हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 9 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो खत्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर जमीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर जमीन क्यों बिकी, क्या कारण थे। तो इसकी वजह से जो सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो बंजर खेत हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फील्ड उनका आइडेंटिफाई करे। मैं कृषि मंत्री था, मैंने अपने ज़माने में पूरे प्रदेश में एक भूमि का पूरा एक जिसको कहते हैं सर्वे कराया। तो उसमें हमने जो कृषक कुशल कृषक हुए, जो खेती पर ही निर्भर है, 3 प्रकार के किसान आज हमारे उत्तराखंड में हैं। पहला किसान वो है जो टोटल खेती पे ही डिपेंड है, उसको और चीज़ से मतलब नहीं है। दूसरे किसान वो हैं जो गांव में रहते हैं लेकिन पूरी खेती नहीं करते हैं, कुछ कुछ खेती करते हैं। और तीसरे किसान वो हैं जो अपने गांव को छोड़ करके यहाँ शहरों में आ चुके हैं, उनको गांव की ज़मीन से, गांव के मकान से कोई लेना देना नहीं। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से जो हमने महसूस किया कि उत्तराखंड राज्य का जो भविष्य है, अगर यही पलायन रुका रहा और खेत बंजर होते गए और मकान खंडर होते गए, तो उससे हमारा उत्तराखंड का भविष्य उसी प्रकार से खंडर रूप में नजर आएगा जैसे आज गाँव की दशा हो गई। तो वो वीरान न हो, गाँव के मकान खंडर न हो, और जो हमारी बेरोजगारी है उस बेरोजगारी पे लगाम लगे, हमारे लोगों को, बच्चों को वहाँ पर कुछ उद्यम मिले, जड़ी बूटी का काम हो, वहाँ पे और चीज़ें हों, तो उसको उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की हमने शुरुआत की। हालांकि इस पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने माना है कि प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, लेकिन वो इस बंजर भूमि के लिए बहुत तेजी से हो रहे विकास और भू माफिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को बचाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। मैंने कहा ना कि देखिए, हम सब इस प्रदेश के भू कानून का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कि हम जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है, और आगे इसको हमें रोकना होगा ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद ला सकें। किसी भी देश या राज्य की जीडीपी में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं राज्य की जीडीपी को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र में सरकार को बेहतर फैसले भी लेने होते हैं। हालांकि उत्तराखंड में सरकार प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने के दावे तो करती है, लेकिन प्रदेश की कृषि भूमि बड़े पैमाने पर बंजर होती जा रही है, जिसको किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अब देखना यह होगा कि सरकार की ओर से बंजर होती जमीन को रोकने के लिए आखिर कब तक कड़े कदम उठाए जाएंगे। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। तो यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रभावित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती है? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत।
यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टीवी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टीवी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी। बुलेटिन में वक्त है 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। केदारनाथ में हो रहा भव्य केदार धाम का निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रहा भव्य और दिव्य केदार धाम। शारदीय नवरात्र का 9वां दिन आज मंदिरों में मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ किया है कन्या पूजन। नवमी के प्रदेशवासियों को दी है शुभकामनाएं। दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान आया। बोले, अभी भी जारी है मोदी मैजिक। हरियाणा की तरह ही अन्य राज्यों में लहराएगा बीजेपी का पताका। रुड़की में बाइक सवारी वक्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हल्द्वानी के लाल डांट में गरजी प्रशासन की जेसीबी। सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत चलाया गया अतिक्रमण। रुड़की में चोरी की घटनाओं का अंजाम देने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई आईफोन हुए बरामद।
देहरादून में पुलिस को मिली है सफलता। 2 लापुर्ड की खालों के साथ तस्कर को किया गया है गिरफ्तार। रुड़की में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। दिल्ली से आए डॉक्टरों ने मरीजों का किया है उपचार। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।